गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं हूँ ऋतु शुक्ला और स्वागत करती हूँ आप सभी का इस लाइव डाउट सेशन में, जो कि होने वाला है इंग्लिश का लाइव डाउट सेशन। ठीक है, तो आ जाइए सारे लोग, जुड़ जाइए इस सेशन से और बनाइए इस सेशन को इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपने जो डाउट्स भेजे हैं वो किस चैप्टर पर हैं। तो आज आपके डाउट्स एरर स्पॉटिंग से ही हैं, लेकिन आज जो चैप्टर है वो आपका एडवर्ब का चैप्टर है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस एडवर्ब्स टुडे। ओके, तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेती जाऊंगी और उसी के साथ आपके डाउट्स को क्लियर करती जाऊंगी। तो देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। He yesterday narrated the incident. He yesterday narrated the incident at home briefly. He yesterday narrated the incident at home briefly. अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। इस सेंटेंस में जो एरर है वो ऑर्डर का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ऑर्डर का प्रॉब्लम कैसे है कि जब आपको एक सेंटेंस में मोर देन 1 एडवर्ब्स मिलते हैं ना, तो आपको उनको एक सेट ऑर्डर में अरेंज करना होता है। वो ऑर्डर क्या होता है? वो ऑर्डर होता है MPT। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी M, सेकेंड प्रायोरिटी P एंड थर्ड प्रायोरिटी होगी आपकी T। ठीक है, तो MPT समझ लेते हैं कि MPT क्या है। M स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, P एडवर्ब ऑफ प्लेस, T एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब जरा इस क्वेश्चन में पहचानते हैं ये क्या है। येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, नरेटेड द इंसिडेंट होम। होम क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड ब्रीफली। ब्रीफली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें TPM के ऑर्डर में अरेंज है ये। ठीक है, मतलब इसमें सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम आया, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आया और फिर उसके बाद मैनर आया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें MPT करना है। ठीक है, तो MPT करेंगे तो कैसे अरेंज होगा ये सेंटेंस? ऐसे करेंगे, ही M सबसे पहले आएगा, ब्रीफली, he briefly narrated the incident, फिर उसके बाद P, तो at home और उसके बाद yesterday। तो ये आपका MPT के ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो समझ गए, जब आपको एक सेंटेंस में मोर देन 1 एडवर्ब्स मिलते हैं तो आपको उन्हें MPT के ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर और देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है। आई एम सो ब्यूटिफुल। ओके, आई एम सो आई एम सो ब्यूटीफुल। तो अब इस सेंटेंस में क्या एरर है? पढ़ने में और देखने में तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते भी हैं, आई एम सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है? इस सेंटेंस को करेक्ट करने से पहले जरा एक चीज़ समझेंगे कि कहाँ पर हमें सो यूज़ करना होता है एंड वेयर डू वी नीड टू यूज़ वेरी। वेयर डू वी नीड टू यूज़ सो एंड वेयर डू वी नीड टू यूज़ वेरी। ठीक है, देखिए अगर हम वेरी की बात करते हैं तो वेरी क्या बताता है? किसी भी चीज का आप एब्सोल्यूट या
कंप्लीट के सेंस में जब बात करते हैं ना, तब आपको वेरी यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, आई एम सो ब्यूटीफुल। देखने में तो ये लग रहा है कि ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर गलत है ये बात। ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। भैया इतनी खूबसूरत हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो आप आगे से पूछेंगे नहीं कि कितनी खूबसूरत हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो जब आप किसी चीज़ की कंप्लीट या एब्सोल्यूट की बात करेंगे, बहुत खूबसूरत हूँ, अगर मैं कह दूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो फिर आगे से कोई इफ बट या कोई रीज़न आएगा। जब मैंने कह दिया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो बात खत्म हो गई वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस कैसे करेक्ट करना होगा, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब अगर इसको ऐसे लिखना होता, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, इसमें जो एरर थी वो सो की थी। अब अगर सो की बात करते हैं तो देखिए सो क्या होता है, सो हमेशा रिलेटिविटी शो करता है, ठीक है। या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसे कि इट कैन नॉट बी यूज्ड without any कंडीशन, ठीक है। अगर आपको सो यूज करना है तो फिर आपको कोई कंडीशन या रीजन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो फिर बताना भी पड़ेगा कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो देखिए फिर कैसे बताएंगे कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ऐसे बताएंगे, आई एम सो, या उससे पहले एक चीज समझ लो, जो आपको कंडीशन बतानी है ना तो वो कैसे बताएंगे, सो प्लस दैट का यूज करके, मतलब सो फिर दैट का यूज करके आप कंडीशन बताएंगे। तो सो और दैट का पेयर चलता है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि अगर सो है तो दैट भी होगा। अब देखो कंडीशन कैसे बताएंगे कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ऐसे बताएंगे, आई एम सो ब्यूटीफुल, क्या लगाकर, दैट लगाकर, दैट लगाकर बताएंगे कि कैसे, दैट आई विल नॉट एंटरटेन यू, ठीक है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगी, ठीक है। तो समझ गए कि जब भी सो आएगा तो आपको दैट लगाकर कोई कंडीशन बतानी पड़ेगी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट और कंप्लीट सेंस देन यू विल हैव टू यूज वेरी, ठीक है। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तो इस सेंटेंस में क्या एरर थी, आई एम सो ब्यूटीफुल की जगह आपको आई एम वेरी ब्यूटीफुल करना पड़ेगा। अगर आप सो की बात करते हैं तो सो के साथ आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, जहां भी सो आएगा तो वहां पर आपको दैट यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रूल भी अच्छा लगा होगा आपको। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पर और देखेंगे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ही इज वीक टू वॉक, he is too weak walk, he is too weak walk, है ना। सुनने में ये सेंटेंस अजीब सा लग रहा है, he is too weak walk। देखो अब जब भी यहाँ पर बात करते हैं टू की, तो देखिए टू का यूसेज क्या है, टू को हम किसके साथ यूज करते हैं, टू के साथ, ठीक है। टू विद डबल ओज इज यूज विद टू विद सिंगल ओ, कैसे, नेगेटिव सेंस में, कैसे, नेगेटिव सेंस में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सेंस बन रहा है ना वो नेगेटिव ही है, कैसे, ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे। अब फर्स्ट यूसेज टू का क्या था कि टू विद डबल ओज इज यूज्ड विद टू विद सिंगल ओ इन नेगेटिव सेंस, एंड द सेकेंड यूसेज इज टू को हम लोग ऑल्सो के रूप में भी
यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ही इज टू कमिंग विद मी, ठीक है, मैं कहीं जा रही हूं तो वह भी मेरे साथ आ रहा है। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज कमिंग विद मी टू, ठीक है। तो टू को आप कैसे यूज करते हैं, टी ओ के साथ नेगेटिव सेंस में और ऑल्सो के रूप में भी यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सो, वेरी एंड टू का यूसेज समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका। हर वर्ड्स वर टू मच पेनफुल, हर वर्ड्स वर टू मच पेनफुल, ठीक है। हर वर्ड्स वर टू मच पेनफुल। अब देखिए, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, हर वर्ड्स वर टू मच पेनफुल, ठीक है। देखो, इस सेंटेंस को समझने से पहले पता है क्या समझना पड़ेगा। अगेन आपको टू मच और मच टू का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें टू मच यूज करना है और कहाँ हमें मच टू यूज करना है। When we use too much, जब हम टू मच यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए, तो हमें नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन चाहिए। और जब हम मच टू यूज करते हैं देन वी वांट एडजेक्टिव, तब हमें क्या चाहिए, तब हमें एडजेक्टिव चाहिए। अब अगर एक बात समझो, यहाँ पर लिखा गया है हर वर्ड्स वर टू मच पेनफुल, ठीक है, लेकिन पेनफुल क्या है, पेनफुल तो एडजेक्टिव है। पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तब हमें मच टू यूज करना होता है। तो आपका एरर किस में है, टू मच में एरर है। आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, हर वर्ड्स वर मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल, हर वर्ड्स वर मच टू पेनफुल। अब अगर इसको टू मच में यूज करना होता, अगर हमें टू मच का यूसेज देखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हर वर्ड्स गेव मी टू मच पेन, ठीक है। हर वर्ड्स गेव मी टू मच पेन, और पेन क्या है, पेन नाउन है। तो जब नाउन आता है तब टू मच यूज करते हैं और जब एडजेक्टिव आता है तब मच टू यूज करते हैं। तो समझ गए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर मच टू होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। She is much kind. Okay, she is much kind. She is much kind. ऐसा सुना है कभी? She is much kind. ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मच में है, ठीक है। अब इस मच को समझने से पहले क्या समझ लेते हैं, वेरी मच एंड वेरी, ठीक है। अब वेरी मच एंड वेरी मच के यूसेज को समझना पड़ेगा, तब हम इसको समझ पाएंगे कि शी इज मच काइंड इज राइट और रॉन्ग। तो अब इसको कैसे समझेंगे कि अगर आपको वेरी यूज करना है, अगर आपको वेरी यूज करना है तो फर्स्ट यूसेज ये है कि आपको पॉजिटिव डिग्री में वेरी यूज करना होता है, पॉजिटिव डिग्री में वेरी यूज करना होता है, ठीक है। अगर मच की बात करें
तो मच क्या है, मच हमेशा कॉम्परेटिव सेंस में यूज करता है। मार्क माई वर्ड, सेंस, आई डिडंट से डिग्री, इट इज सेंस, ठीक है। अब देखो जरा वेरी मच की बात करें तो ये कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होता है, समझ गए। वेरी कहाँ यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री में। मच कहाँ यूज होगा, जब आपको कॉम्परेटिव सेंस मिल रहा होगा, ठीक है। और वेरी मच कहाँ पर यूज होगा, जब आपको कॉम्परेटिव डिग्री मिल रही होगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका मैं यही एग्जाम्पल यहाँ पर रेक्टिफाई कर देती हूँ। यहाँ पर मच में प्रॉब्लम है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, शी इज वेरी काइंड, शी इज, यहीं पर लिख देती हूँ, शी इज वेरी काइंड, ठीक है। तो आपको मच की जगह पर क्या करना पड़ेगा, शी इज वेरी काइंड करना पड़ेगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मच कहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इफ आई राइट शी इज डैश क्लेवर देन हर ब्रदर, ठीक है। शी इज डैश क्लेवर देन हर ब्रदर। अब देखो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव सेंस, तो यहाँ पर जो क्लेवर है वो किस में, पॉजिटिव में ही है ना, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव डिग्री और सेंस होना चाहिए कॉम्परेटिव का। यहाँ पर जो क्लेवर है वो कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में है, बट ये जो आपका देन लगा हुआ है ना, इट शोज कंपैरिजन, मतलब यहाँ पर इसके भाई के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन कैसे, पॉजिटिव डिग्री में, और सेंस है कंपैरिजन का। अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती ना तो ये क्लेवर क्या बन जाता, ये क्लेवरर बन जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, शी इज मच क्लेवर देन हर ब्रदर, ठीक है। शी इज मच क्लेवर देन हर ब्रदर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मैं कॉम्परेटिव डिग्री की बात करती हूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, शी इज डैश क्लेवरर ऑफ 2 brothers, she is cleverer of 2 brothers। अब देखिए यहाँ पर डिग्री कैसी हो गई, कॉम्परेटिव, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है, तो जब कॉम्परेटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन होता है तब आपको वेरी मच लिखना होता है, ठीक है। शी इज वेरी मच क्लेवरर ऑफ 2 brothers, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये फर्स्ट यूसेज समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री कैसी रहती है, पॉजिटिव, और सेंस कैसा रहता है, कंपैरिजन का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड यूसेज की तरफ और देखते हैं कि सेकेंड यूसेज क्या है। ठीक है, अब सेकेंड यूसेज क्या है वेरी का, विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल और ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वेरी किसके साथ यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। मच किसके साथ होगा, पास्ट, और वेरी मच भी पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल समझते हैं ना, जब क्या होगा, जब आपका जो ING फॉर्म होगा
वो कैसे यूज हो रहा होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा होगा। आईएनजी का वर्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है। जब कोई आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तब वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, समझ गए होंगे। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब बी3 फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है तो वो हो जाती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे करेंगे, द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग आईएनजी वाला वर्ड है जो कैसे यूज किया गया है, जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। अब अगर इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, when I came back I was much, और यही सेम चीज वेरी मच के लिए भी फॉलो होगी, वेरी मच एग्जॉस्टेड, ठीक है। When I came back I was very much या much exhausted, यहाँ पर exhausted वर्ब की थर्ड फॉर्म है और कैसे यूज की गई है, एज एन एडजेक्टिव यूज की गई है, ठीक है। तो आप चाहे इसको when I came back much exhausted लिख सकते हैं या very much exhausted लिख सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड यूसेज ऑफ very much, much and very। अब हम मूव करेंगे थर्ड यूसेज की तरफ, देखेंगे कि थर्ड यूसेज क्या है। थर्ड यूसेज है जब आप सुपरलेटिव डिग्री में द के साथ यूज करते हैं। तो अगर आप द, वेरी और सुपरलेटिव डिग्री, एसडी का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको वेरी के साथ द और सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है तो कुछ फॉर्मेशन इस तरीके पे होगा, पहले द आएगा, फिर वेरी आएगा और फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या होगा, पहले मच आएगा, फिर द आएगा और फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मच द सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पर ये रूल फॉलो होता ही नहीं है, ठीक है। वेरी मच के साथ ये द और सुपरलेटिव वाला रूल नहीं लगता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राहुल इज द वेरी बेस्ट मैन इन द ऑफिस, ठीक है। द, वेरी और सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर इसकी बात करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राहुल इज, अगर मच यूज करना है तो मच द मोस्ट, राहुल इज मच द मोस्ट हैंडसम मैन इन द ऑफिस, ठीक है। तो द, वेरी और सुपरलेटिव डिग्री और मच द सुपरलेटिव डिग्री का यूसेज समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे ये वाले रूल्स, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। He goes usually to the movie every Friday. He
goes usually to the movie every Friday. He goes usually to the movie every Friday. अब इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। जब भी आपको सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा ना, तो वो आपको कहाँ यूज करना है? वो आपको मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज करना है, ठीक है। अगर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलता है तो आपको मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज करना होगा, ठीक है। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स में आपने पढ़ी होंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब आपको पता है। अब जैसे इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? यूजुअली, ऑफन, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो देखिए, ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे। अब वर्ब है ये और एडवर्ब है ये, तो वर्ब के बाद एडवर्ब आया है, लेकिन कहाँ आना चाहिए? वर्ब के जस्ट पहले आना चाहिए। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, ही usually goes to the movie every Friday, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन भी इसी रूल से रिलेटेड है, देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज seen often, he is seen often roaming around, he is seen often roaming around the canteen, ठीक है। he is seen often roaming around the कैंटीन। अब देखो ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कहाँ पर आना चाहिए? मेन वर्ब के पहले आना चाहिए। अब सोचो इसमें हो क्या रहा है? ही इज सीन ऑफन रोमिंग अराउंड द फ्रीक्वेंसी। अब प्रॉब्लम जानते हो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर वर्ब मिल गई है दो, एक तो सीन, ठीक है, और फिर रोमिंग। दो काम हो रहे हैं, एक बार देखा जा रहा है और एक बता रहा है कि वो घूमता रहता है, ठीक है, टहलता रहता है। तो जब होता क्या है, अगर आपको सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब मिलती है तो रूल आपका वही रहेगा, क्या? कि जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा मेन वर्ब के पहले ही रहेगा, ठीक है, मेन वर्ब के पहले ही रहेगा। बस पहचानना क्या है? पहचानना आपको ये होगा कि जब दो वर्ब दी जाएंगी तो उनमें से मेन वर्ब क्या है। अब एक बात बताओ, काम यहाँ पे क्या हो रहा है? टहलना है मेन काम या देखना है मेन काम? ऑब्वियसली देखना है मेन काम, तो ये ऑफन कहाँ आएगा? ही इज often seen roaming around the canteen. He is often seen roaming around the canteen. आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने 8th सेंटेंस पर और देखेंगे कि आपने 8th सेंटेंस क्या भेजा है, क्या क्वेश्चन है आपका। She is enough wise to allow her son to go. She is enough wise to allow
her son to go। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम है यूसेज ऑफ इनफ का। देखिए यूसेज ऑफ इनफ क्या होता है? इनफ को हम टू टाइप से यूज करते हैं। पहला क्या? एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। ठीक है, जब हम एडजेक्टिव के जैसे यूज करते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमेशा जैसे एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे ना, तो हमें हमेशा इनफ के बाद नाउन चाहिए, इनफ के बाद नाउन चाहिए। और जब हम एडवर्ब के जैसे यूज करेंगे तो वी विल हैव टू प्लेस दिस इनफ आफ्टर द वर्ड। कैसे लिख दूं इसको? हाँ ठीक है, आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जब हमें एडवर्ब के जैसे यूज करना होगा ना, तो हम उस वर्ड के बाद लिखेंगे जिसे ये इनफ क्वालिफाई कर रहा होगा। अब इसमें कैसे पहचाने कि ये एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ है या एडवर्ब के जैसे यूज हुआ है? अब देखो, ही इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पे भी नाउन मिला है? नाउन मिला है इनफ के आसपास? नहीं मिला ना। तो दैट मीन्स कि ये कैसे यूज हो रहा है? एडवर्ब के जैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, शी इज। अब ये इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? वाइज को क्वालिफाई कर रहा है। तो वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू। ठीक है, वाइज इनफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ 8th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या भेजा है। तो जो 9th क्वेश्चन है वो भी इनफ से ही रिलेटेड है। ही हैज मनी इनफ टू स्पेंड। ही हैज मनी इनफ टू। अब यहाँ पर ये जो इनफ है वो कैसे यूज हुआ है? वो एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ है, क्योंकि मनी क्या है? मनी नाउन है, और जब नाउन मिल जाता है तब इनफ को पहले लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ही हैज enough money to spend। ठीक है, अब समझ गए एडजेक्टिव के जैसे कब यूज होता है और एडवर्ब के जैसे कब यूज होता है। तो अब हम मूव करेंगे अपने 10th क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 10th क्वेश्चन क्या है। I never went to Ooty last year. I never went to Ooty last year. I never went to Ooty last year. कोई बात हुई है? ऐसे कैसे? लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर ऊटी कभी नहीं गया, ऐसी कोई बात होती है? कैसे कहेंगे कि मैं लास्ट ईयर ऊटी नहीं गया, है ना। तो रूल ये कहता है कि नेवर यूज इन प्लेस ऑफ नॉट। मतलब कि नॉट की जगह पर नेवर का यूज कभी नहीं करना चाहिए। आप कुछ ऐसे बोलेंगे कि मैं लास्ट ईयर ऊटी नहीं गया। ठीक है, दैट मीन्स कि आई डिड नॉट गो
ऊटी लास्ट ईयर। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने 11th क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 11th क्वेश्चन क्या भेजा गया है। With most humbly, I invite you to the party. Okay. With most humbly, I invite you to the party. Okay. With most humbly, I invite you to the party. अब देखो जरा इसको हिंदी में पढ़ो। मोस्ट हम्बली विद मोस्ट हम्बली। मोस्ट हम्बली का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता पूर्वक। ठीक है, तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक के साथ, ऐसी कोई बात होती है क्या? कैसे बुलाते हैं कि बहुत विनम्रता पूर्वक से मैं आपको पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ, ना कि बहुत विनम्रता पूर्वक के साथ आपको पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। तो रूल कहता है कि नेवर यूज प्रीपोजिशन, नेवर यूज प्रीपोजिशन विद एडवर्ब। एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से विद को ड्रॉप कर देंगे, मतलब कि विद नहीं लगाएंगे। सेंटेंस कहां से शुरू होगा? सेंटेंस मोस्ट हम्बली से शुरू होगा। मोस्ट हम्बली आई इनवाइट यू टू द पार्टी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी आवर 12th क्वेश्चन। द पीएम अपॉइंटेड हिम एज द चीफ मिनिस्टर। ओके, द पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। लो पूरा ही लिख देती हूँ। द प्राइम मिनिस्टर appointed him as the chief minister. The prime minister appointed him as the chief minister. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एज में है। देखिए कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स होते हैं लाइक अपॉइंट, elect, choose, make, consider and और क्या हो सकता है? call, हाँ, and name। ठीक है, तो appoint, elect, choose, make, कंसिडर, कॉल एंड नेम, ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं कि जो अपने साथ एज को कभी नहीं लेते हैं। दीज वर्ड्स आर नेवर फॉलोड बाय एज। इन वर्ड्स के साथ में कभी भी एज यूज नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से एज को ड्रॉप करना होगा। तो सेंटेंस ऐसा होगा, द प्राइम मिनिस्टर, the PM appointed him the chief minister. The PM appointed him the chief minister. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये 12th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे 13th क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 13th क्वेश्चन क्या है। I regard him my brother. Okay, I regard him my brother.
ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये उस रूल का उल्टा रूल है। देखिए क्या, कि कुछ वर्ड्स लाइक रिगार्ड, नो, व्यू, डिस्क्राइब, डिफाइन, ठीक है, या और कह सकते हैं रीड। ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स है ना जो अपने साथ हमेशा किसको लेते हैं, एज को लेते हैं। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई एज। आप इन वर्ड्स को बिना एज के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस कुछ इस तरीके का होगा, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द 14th क्वेश्चन। नेवर आई विल सी हर अगेन। ओके, मत देखिए भाई, नेवर आई विल सी हर अगेन, ठीक है। नेवर आई विल सी हर अगेन। देखो, आई विल सी हर अगेन यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। नेवर के साथ कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी सेंटेंस किसी एडवर्ब के साथ स्टार्ट होता है, when sentence starts with एडवर्ब, जब भी सेंटेंस एडवर्ब के साथ स्टार्ट होगा तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपको वो एडवर्ब लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सॉरी, जब भी सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, एडवर्ब के साथ स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आपका एडवर्ब रहेगा, ठीक है। एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा फॉर्मेशन रहेगा। कब, जब कोई सेंटेंस आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, नेवर से स्टार्ट होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले एडवर्ब नेवर, नेवर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई और फिर ऑब्जेक्ट। नेवर विल आई सी हर अगेन। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस एक एडवर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी 15th क्वेश्चन। हार्डली ही हैड द लंच, हार्डली ही हैड, hardly he had the lunch hardly he had the lunch yesterday। देखिए ये सेम वही है, क्योंकि क्या हो रहा है, एडवर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स है ना, नेगेटिव एडवर्ब्स। तो जब भी सेंटेंस किसके साथ स्टार्ट होगा, एडवर्ब के साथ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हार्डली, पेन बंद हो गया है, हार्डली एडवर्ब आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैड,
फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। हार्डली हैड ही। अब यहाँ पर ये जो हैड है ना, ये क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं था। यही बात आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब बोला था। ये है वो, यहाँ पर ये हैड क्या दिखा रहा है, वो वर्ब दिखा रहा है, कंज्यूम, कंज्यूम, ठीक है। यस्टरडे लगा है तो आप हैड लेके आएंगे, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। हार्डली हैड ही, फिर आएगा हैड, ये वर्ब है, ठीक है। मतलब ये क्या है, कंज्यूम करना, इसको कहेंगे कंज्यूम करना। हार्डली हैड ही हैड द लंच यस्टरडे, ठीक है। जब कोई सेंटेंस एडवर्ब के साथ शुरू होता है, अब इस रूल को क्या कहते हैं, इस रूल को लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। जब आप एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो इस रूल को लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा 16th क्वेश्चन क्या होगा। आई हार्डली नोज नथिंग अबाउट दैट गर्ल। I hardly knows nothing about that girl. I hardly knows nothing about that girl. ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि रूल कहता है कि जब आप किसी नेगेटिव वर्ड को यूज करेंगे सेंटेंस में तो आप उसके साथ नेगेटिव एडवर्ब नहीं ले सकते, ठीक है। इसी का वाइस वर्सा होता है, जब आप नेगेटिव एडवर्ब यूज करेंगे तो आप नेगेटिव वर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को, हार्डली क्या है, एडवर्ब है, वो भी कैसा, नेगेटिव। आई हार्डली नोज, तो फिर नथिंग नहीं आ सकता। एक बात समझो, सेंस कैसा रहेगा, सेंस तो निगेटिव ही रहना चाहिए। सेंस कैसा रहना चाहिए, सेंस निगेटिव रहना चाहिए, बट नेचर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो, नॉट जैसे शब्द नहीं होने चाहिए, बट सेंस निगेटिव ही निकलना चाहिए, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो अब देख लो कैसे लिखेंगे। आई हार्डली नोज एनीथिंग about that girl. I hardly knows anything about that girl. यहाँ पर any का मतलब क्या है, सेंस नेगेटिव है बट नेचर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। Now let's move towards 17th question, sorry. I hardly know somebody in the town. I hardly know somebody in the town. One second. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आई और नोज गलती से बोल दिया है, ठीक है। आई नोज लिखवा दिया वर्ब, बट आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो आप उसको नो कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आई हार्डली नो समबडी इन द टाउन। देखो
नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो जो यहाँ पर वर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेचर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट सेंस उसका कैसा होना चाहिए, सेंस नेगेटिव होना चाहिए। अब वर्ड देख लो, somebody, somebody क्या होता है, सॉरी, somebody इज अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। सम क्या है, सम पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है, और हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसका सेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। तो आई हार्डली नो एनीबडी इन द टाउन, आई हार्डली नो एनीबडी इन द I hardly know anybody in the town is the correct sentence। चलिए अब मूव करते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या है। I managed to do it anyhow। ओके, I managed to do it anyhow। आई मैनेज टू डू इट एनी हाउ। अब इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम, देखो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपको कोई काम दिया गया, मान लो कोई भी बहुत मुश्किल काम था, आपसे हो नहीं रहा था, लेकिन आपने क्या किए, अपने 100% एफर्ट्स लगा दिए और उस क्वेश्चन को या उस काम को आपने कर लिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, है ना। जब रिजल्ट पॉजिटिव आया तो जो सेंस है वर्ड का वो भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और एनी कैसा सेंस देता है, एनी नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर एनी यूज नहीं होगा, एनी की जगह पर क्या यूज होगा, सम यूज होगा, एनी की जगह पर सम यूज होगा, क्योंकि सम पॉजिटिव सेंस देता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आई मैनेज्ड to do it somehow, ठीक है, किसी भी तरीके से मैंने उस काम को कर ही लिया था। Now move towards the 19th क्वेश्चन और देखते हैं कि 19th क्वेश्चन क्या भेजा है। It is nothing else than sheer madness। It is nothing than sheer, it is nothing, sorry else, it is nothing else than sheer madness। It is nothing else than sheer madness, ठीक है, पागलपन के अलावा ये कुछ नहीं है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि else is always followed by but, else is always followed by but, लेकिन इस सेंटेंस में क्या लिख दिया है, इस सेंटेंस में then का यूज कर लिया है जो कि गलत है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, it is nothing, it is nothing else but sheer madness, ठीक है, ठीक है। else is always followed by but। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 20th क्वेश्चन। She had no other alternative but to stay here। She had no other alternative but to stay here। She had no other alternative but to stay here।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अदर एंड अदरवाइज, अदर एंड अदरवाइज इज ऑलवेज फॉलोड बाई देन, अदर एंड अदरवाइज इज ऑलवेज फॉलोड बाई देन। और आपने क्या किया यहाँ पर, आपने लगा दिया बट, आपने लगा दिया बट, जो कि गलत है। तो शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव, she had no other alternative than to stay here, ठीक है। she had no other alternative than to stay here, so this is the right answer। तो ये रहे आज के आपके डाउट्स। काफ़ी मेहनत करती हूँ, समझाती हूँ आपको अच्छे से, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आते भी होंगे और अच्छे लगते भी होंगे ये भी जो सारे सेशंस हुए हैं। तो इसी तरह अपने डाउट्स भेजते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।